Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss section 19 and 19A of Contract Act 1872. We had started chapter 2 जो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताता है। इसमें हमने सेक्शन 10 पढ़ा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स है और उसको फिर फर्दर डिस्कस किया हुआ है आगे के सेक्शंस में, जिसमें से वी वर डिस्कसिंग के कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंसेंट को फ्री नहीं रहने देते, जिसमें हमने 15, 16, 17, 18 पढ़ा। कोइजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से कंसेंट फ्री नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो सेक्शन 19 और 19A है उसमें बताया गया है कि वॉइडेबिलिटी किस तरह की होती है और उन एग्रीमेंट्स में क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं। इसलिए जो हमने पढ़ा था कि कंसेंट फ्री नहीं रहता किस किस फैक्टर से, जो सेक्शन 14 में बताए गए थे, उसके बाद उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया 15, 16, 17, 18 को। उसमें से एक अभी रहता है मिस्टेक जो कि हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू नो कि वॉइडेबिलिटी किस तरह होती है उन एग्रीमेंट्स की जो कोइजन, अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये तो पता है कि जो बताए गए थे सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट में कि कंसेंट में अगर फ्री नहीं रहेगा जो कोइजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं होगा तो किस तरह वॉइडेबिलिटी होगी एग्रीमेंट्स की। इसमें है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि सेक्शन 19 में जो वॉइडेबिलिटी का बताया गया है कि एग्रीमेंट की विदाउट कंसेंट कैसे होगी या विदाउट फ्री कंसेंट, तो उसमें सिर्फ कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है। इसमें से अनडू इन्फ्लुएंस रिपील करके सेक्शन 19A के नाम से उसे अलहदा से बताया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है कि अगर जिस भी पार्टी का कंसेंट कॉज हो रहा है फ्रॉड, कोइजन और मिसरिप्रेजेंटेशन से, उसके ऑप्शन पर ये बात होती है कि वो कोर्ट में जाके उस का रिलीफ ले ले, या उसका राइट होता है कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल करार करवा दें। ठीक है, ये उस पार्टी के ऑप्शन पे होता है जिसका कंसेंट कॉज होता है। जैसे कि इसकी एक इलस्ट्रेशन में है कि A intending to deceive B falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of party. यहाँ क्या होता है कि A deceively एक falsely misrepresentation देती है कि 500 माउंट्स के इंडिगो जो है A की फैक्ट्री पे बनते हैं। ठीक है, A ये झूठ कहता है या गलत बयानी करता है, बी को ये कहता है कि 500 माउंट्स मेरी फैक्ट्री पे बनते हैं। बी समझ लेता है ठीक है, वो सच ही समझता है और वो ये सोचकर अपनी जो उसकी फैक्ट्री होती है वो ख़रीद लेता है। तो यहाँ पर बी का कंसेंट कॉज हुआ है क्योंकि उसके साथ गलत बयानी की गई, उसने ये उस पर बात पर यकीन करके उसकी फैक्ट्री ख़रीद ली। तो यहाँ पर बी के ऑप्शन पर है कि वो कोर्ट में जाके उसका राइट है ये कि क्लेम करे कि मेरे साथ धोखा हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बताए। ठीक है, ये है एक राइट उसका। ये हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 14 में बताया गया है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कंसेंट जो है फ्री नहीं होगा, किस तरह कि अगर कोइजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से वो कॉज हो रहा होगा। तो यहाँ पर उसका एक राइट होता है जिस भी पार्टी को कंसेंट कॉज होता है कि वो कोर्ट में जाके रिलीफ ले सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एक पैरा जो 2 है सेक्शन 19 का, वो कुछ बातें मेन बता रहा है कि अगर वो चाहे तो परफॉर्म भी करवा सकता है। जैसे कि अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे इफ ही थिंक्स फिट insist that the contract shall be performed and that he shall be put on the position in which he would have been if the representation made had been true. इसका ये बहुत मेन जो है वो पैरा है कि इसमें बता रहा है कि वो पार्टी जिसका कंसेंट कॉज हुआ था फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करवा सकता है। किस तरह कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे उसे पता है उसके साथ उसने झूठ कहा है कि 500 माउंट्स उसकी फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन अगर वो चाहे या उसे बाद में पता चलता है कि 500 तो नहीं होते, वहाँ पे 400 होते हैं, लेकिन अगर वो चाहे कि चलो कोई बात नहीं
400 ही होते हैं, मैंने अब ख़रीद तो ली है, मैं इसे वॉइडेबल करार नहीं देता, तो वो ये कर सकता है कि वो चलाने दे, भले परफॉर्म रहने दे, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, ठीक है, क्लेम ना करे कोर्ट में जाके, इस तरह भी वो कर सकता है, ठीक है। या फिर इसकी एक इलस्ट्रेशन है, उससे आप देखें, जिसमें बताया गया है कि इंसिस्ट भी कर सकता है सामने वाली पार्टी को कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, ये भी कोर्ट उसे रिलीफ देती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, इसका इलस्ट्रेशन सी के साथ हम पढ़ सकते हैं, ए फ्रॉडेंटली इन्फॉर्म्स बी दैट एज स्टेट इज़ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ठीक है। ए जो है वो झूठ बोलता है या गलत बयानी करता है, बी को कहता है, फ्रॉड देता है इस तरह से कि उसका जो स्टेट है या उसकी जो लैंड है वो बिल्कुल फ्री है फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, ठीक है। बी देयर अपॉन बाइज द स्टेट, बी ये सुनकर उसका स्टेट ख़रीद लेता है। द स्टेट इज़ सब्जेक्ट टू अ मोर्टगेज, जबकि स्टेट जो होती है वो उसकी मोर्टगेज पर होती है, ठीक है। बी में इधर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इसका यहाँ पर बी के ऑप्शन पर है, क्योंकि बी का इधर जो है वो कंसेंट कॉज हुआ है। किस तरह? ए ने उसे झूठ कहा कि उसका जो लैंड है वो किसी भी इनकम्बरेंस में नहीं है, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी का इनकम्बरेंस है, जबकि होता क्या है कि वो मोर्टगेज पर होती है। तो बी चाहे यहाँ पर उसका कंसेंट कॉज हुआ है, उसके साथ गलत बयानी की गई है, तो वो चाहे तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे ही रिज़ाइन कर दे, ठीक है। और मे इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग कैरिड आउट एंड मोर्टगेज डेब्ट रिडीम, क्या इसमें अभी यहाँ इन्होंने बताया ना कि ये चाहे तो वो इंसिस्ट भी कर सकता है कि परफॉर्म किया जाए, इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, यानी कि सामने वाली पार्टी को कह सकती है कि आप मुझे इसे मोर्टगेज के आप पेमेंट वगैरह करा के मुझे सेटल करा के दें, वो ये भी कह सकता है, या फिर उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइडेबल करा दे सकता है, यानी वॉइड करवा दे, कोर्ट में जाके क्लेम कर दे। एक उसके पास ये राइट है और दूसरा ये है कि वो सेटलमेंट करवा ले, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट है, अगर इसको क्लियर समझना है तो इस इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छा समझ आ सकता है, जो कि सी बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है इसी सेक्शन में, कि एक्सेप्शन क्या है, इफ़ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। यहाँ ये एक्सेप्शन दे रहे हैं, पहले हमने इसमें इन्होंने बताया कि अगर वो चाहे तो एक तो वॉइडेबल तो है ही सेक्शन 19 में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी फ्रॉड, कोइजन और मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉज हुआ हो, लेकिन इसमें बताया इन्होंने सेकंड पैरा में कि अगर वो चाहे तो परफॉर्म भी करवा सकता है और सामने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर सकता है कि वो परफॉर्मेंस दे उसे, ठीक है। लेकिन साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी कि जैसे कि हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था कि साइलेंस किस तरह कॉज करता है, किसी भी फ्री कंसेंट को कंसेंट नहीं फ्री नहीं रहने देता, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज़ नॉट वॉइडेबल। ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी का कंसेंट कॉज हुआ है और उसके पास मींस हैं, ठीक है, ऐसा कंसेंट कॉज हुआ है जिसके पास उस टाइम पे मींस थे कि वो उस ट्रुथ को एज आ ऑर्डिनरी माइंड या एज आ प्रूडेंट माइंड वो उसे जांच पड़ताल करके पता लगवा सकता था, लेकिन अगर वो नहीं करवाता तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। इसे मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा कि मेरे पास तो 6 एकड़ ज़मीन है, तो आप मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, ऑफ़र दी, सामने वाला कहता है एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसके पास निकलती हैं 5 एकड़ ज़मीन, तो यहाँ पर वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल क्लेम करवाए तो नहीं, यहाँ पर उसके पास मीन्स अगर हैं, मीन्स बाकी में उसके पास हैं कि वो जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर मालूमात करवा सकता है कि इस बंदे के नाम पर इतनी रजिस्ट्रेशन हुई भी है, उसके पास 7 एकड़ ज़मीन है भी या नहीं, उसके पास एज अ प्रूडेंट माइंड और मींस ऑफ डिस्कवरिंग तो है ना ट्रुथ के, उस वो जो बात कह रहा है सामने वाली पार्टी वो सच कह भी रही है या नहीं। यहाँ पर उसका कंसेंट कॉज अगर हुआ है तो उसके पास मींस ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ तो थे ना, यानी कि उसके पास जो सच है उसको पता लगवाने के लिए मींस थे, वो जा सकता था किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उस बंदे की सारी मालूमात दिखलवा सकता था कि भाई ये जो कह रहा है कि इसके पास 7 एकड़ ज़मीन है या नहीं है, इसके पास रजिस्ट्रेशन हुई भी है इसकी या नहीं हुई भी। इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट कहता है कि आपके पास मीन्स थे तो आपने वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया।
इधर उसके पास ये राइट नहीं होता, यहाँ इसलिए एक्सेप्शन दी गई है, ठीक है। और साथ ही से एक्सप्लेन किया है कि अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिडंट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। रिलेशन में इस तरह है जिसे लॉ कहता है कि सपोज़ ए बी को ये कहता है कि मेरी जो फैक्ट्री है उसमें 500 माउंट्स जो है वो एनुअली मैन्युफैक्चर होते हैं। बी कहता है ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी फैक्ट्री में 500 नहीं 400 माउंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। ये कहकर उसे मालूम होता है कि उसने उसे झूठ बोला और वो कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता है 400 होते हैं 500 नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो अगर फिर भी उससे वो फैक्ट्री ख़रीद ले और बाद में जाकर कोर्ट में क्लेम करे तो कोर्ट कहता है नहीं, अगर आपको वो पहले से एक बात पता थी और आपका कंसर्न यहाँ पर कॉज नहीं हुआ इसका मतलब, तो आप ये क्लेम भी नहीं कर सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, ठीक है। तो फिर अंडर सेक्शन 19 ऐसा बंदा इस बात पे बेनिफिट नहीं ले सकता कि मेरा कंसेंट जो है वो कोज हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करार दिया जाए। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के सेक्शन 19 की कि ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन लीड्स बी टू एरनेसली बिलीव दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री, ठीक है। ए जो है वो बी को बता देता है, ऐसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन करता है कि 500 माउंट्स जो है वो मेरी फैक्ट्री में बनते हैं हर साल। बी एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री विच शो दैट ओनली 400 माउंट्स ऑफ इंडिगो हैव बीन मेड। बी के पास इतना जो है मीन्स होते हैं कि वो एग्जामिन भी कर लेता है कि नहीं 500 इसने कहे हैं लेकिन होते तो 400 हैं। एंड दिस बाय बी बाइज द फैक्ट्री, ठीक है। ए बी को कहता है कि 500 माउंट्स उसकी फैक्ट्री में बनते हैं, इसे डिसीव करता है। बी उसके बाद सुनने के बाद जांच पड़ताल करता है तो उससे पता चलता है 400 माउंट्स बनते हैं 500 नहीं, और जांच पड़ताल करने के बाद वो फैक्ट्री ख़रीद लेता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ एज रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि ए ने मिसरिप्रेजेंटेशन दी कि ये कहा कि 500 माउंट्स बनते हैं जबकि उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि 400 माउंट्स, तो यहाँ पर कंसेंट जो है वो उसका कॉज नहीं हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने ख़रीदने से पहले ही सारी जांच पड़ताल करी थी और उसे पता चल गया था, उसके बाद उसने ख़रीदा है। अगर ऐसा होता कि वो पहले ये बात सुनते के साथ ही कि 500 माउंट्स बनते हैं उस पर यकीन करके ख़रीद लेता और बाद में उसे पता लगता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाता, ठीक है। लेकिन अगर उसने ख़रीदने से पहले ही सारी जांच पड़ताल कर ली तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ये इन्होंने सेक्शन 19 में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब सेक्शन 19A है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो वो किस तरह से उसकी वॉइडेबिलिटी होगी। पहली बात तो ये हमें पता है कि व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगी, यानी कि एक डोमिनेंट पार्टी अपनी जो उसके डोमिनेंसी में जो भी आ रहा होगा उससे वो अपने रिलेशनशिप यूज़ करेगी या अपनी डोमिनेंसी यूज़ करते हुए उसे डिसीव करेगी, किसी भी तरह इन्फ्लुएंस में लाएगी, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर वो कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज हो रहा है तो वो उसके जिस पार्टी के को इन्फ्लुएंस दी जा रही होगी उसके ऑप्शन पे होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार देता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात इन्होंने एक्सप्लेन की है, वो सेकंड पैरा में है, वो ये है कि एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड ईदर absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereupon under such terms and condition as to the court may seem just। तो यहाँ पर ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि अगर कोर्ट चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो इंड्यूस हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर उसे तो पूरा सेटिसाइड कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सेट करके अगर किसी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी की डोमिनेंसी में आकर या विल को डोमिनेट करके कोई फ़ायदा उठाया है किसी भी किस्म का तो वो उसे बैक करे, ठीक है। तो फिर ये कोर्ट जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके ऐसे करती है कि जिस पार्टी ने भी अगर कोई भी किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाया उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से जिसमें उसने अपनी सामने वाली पार्टी की विल डोमिनेट की है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में यही होता है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं, तो
ये जो है होता है सेक्शन 19A, इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर भी बताई गई है कि या तो फिर वो पूरा सेटिसाइड करवा दे, या किसी ने भी किसी भी किस्म का गेन लिया है तो वो बैक करवाए। ये था सेक्शन 19 और 19A, जिसमें बताया गया था वॉइडेबिलिटी किस किस तरह से होगी और इनकी एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशंस क्या थी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन।